क्वाड्रेचर के जो फार्मूलाज हैं या जिसको आप कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए आप कैसे उसको न्यूमेरिकली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये था कि हम एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन, और फिर उस पोलिनोमियल की इंटीग्रेशन करके न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का फार्मूला डिटरमिन कर लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर के फार्मूले की मदद से फिर आप डेफिनेट इंटीग्रल को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, या सम केसेस में आप एग्जैक्टली डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन जो है उसको हम लीनियर लेग्रांज पोलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, तो उस केस में हमारे पास जो पोलिनोमियल है P1 ऑफ x वो कुछ इस फॉर्म का बन जाता है, और फिर जब हम इस पोलिनोमियल P1 ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है, और जिस फार्मूले को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल जो है इसमें हमारे पास h/2 टाइम्स f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x1। तो इस फार्मूले में हमें दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, एक फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमारी डोमेन अगर a टू b है तो हम लोग अपने डोमेन को ऐसे डिस्क्रिटाइज करेंगे कि उसमें सिर्फ एक ही सब इंटरवल बने। तो इसका मतलब होगा कि फर्स्ट नोड जो है x0 बन जाएगा और लास्ट नोड जो b पॉइंट है वो हमारे पास x1 बन जाएगा, और जो x0 एंड x1 के दरमियान जो लेंथ है दैट विल बिकम h। तो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला बन गया h/2 टाइम्स f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1, एंड इसके साथ ये एरर टर्म आ जाती है जो कि हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ एक्साइल। अब ये एरर टर्म जो है ये h का मल्टीपल है और h की पावर 3 है, तो इसका मतलब है जितनी h की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही ये एक्यूरेट फार्मूला हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि एरर ज़ीरो हो जाए तो h तो ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज उस केस में डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो टू नोड्स नहीं रहेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि f डबल प्राइम अगर ज़ीरो हो जाए तो एरर हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। और डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ज़ीरो कब होता है कि जब हमारे पास फंक्शन कांस्टेंट हो या लीनियर फंक्शन हो, तो उस केस में हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा इंटीग्रल की उस केस में जब हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो या कांस्टेंट फंक्शन हो। अब इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं कि अगर हम लेग्रांज फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल यूटिलाइज कर सकते हैं टू डेवलप क्वाड्रेचर फार्मूला, तो फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल। तो लेट्स सी कि अगर हम सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल यूटिलाइज करें तो उसकी मदद से क्या क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो हमारे पास बन जाएगा। तो लेग्रांज सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें तीन नोड्स रिक्वायर्ड होते हैं, x0, x1 एंड x2। तो हमारे पास अगर तीन नोड्स हों तो इसकी मदद से आप सेकंड ऑर्डर लेग्रांज पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर का लेग्रांज पॉलिनोमियल है वो बन जाता है P2 ऑफ x इज इक्वल्स टू L0 ऑफ x into f of x0 plus L1 of x into f of x1 plus L2 of x into f of x2। अब यहाँ पे L0 of x की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल होती है x माइनस x1। सर क्या मैं सवाल कर सकता हूँ एक? जी बेटा कर सकते हैं। सर जैसे हम जो हमारा पिछला टॉपिक था न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन उसको हमने ख़त्म करके न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया, यानी उसके बरक्स काम कर रहे हैं, यानी उसका रिवर्स जा रहे हैं।
तो ये टॉपिक जो शुरू हुआ है उसमें आया एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे क्या मुराद होगी? एलिमेंट्स यानी क्या? हम यानी क्या पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स में? जैसे हमने डिफरेंशिएशन में भी बात की थी कि यहाँ पे कंटिन्यूस डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम था। तो इस केस में भी जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो इशू है वो ये है कि हम डेफिनेट इंटेग्रल को एज ए कंटिन्यूस इंटेग्रल के तौर पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। और वो बेसिकली आप ये कह लें कि वो जो डिवीजन है यानी कि कंटिन्यूस डोमेन से डिस्क्रीट डोमेन में ले आना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, कि हम उसको डिस्क्रिटाइज करके फिर इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये कोई एलिमेंट लाइक फिजिक्स या वो एलिमेंट नहीं है। इट इज़ जस्ट एज ए पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इट इज़ मेंट बाय एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है। ओके सर। एल नॉट ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1 इंटू एक्स नॉट माइनस x2। L1 ऑफ x हमारे पास इक्वल होता है x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट into x1 minus x2। एंड L2 of x हमारे पास इक्वल होता है x minus x नॉट into x minus x1 डिवाइडेड बाय x2 minus x नॉट x2 minus x1। तो ये वैल्यूज अगर हम इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो P2 of x हमारे पास कुछ इस फॉर्म का बन जाता है। ये हमारे पास L नॉट ऑफ एक्स आ गया, ये टर्म हमारे पास L1 ऑफ एक्स आ जाएगी, और ये हमारे पास आ गया L2 ऑफ एक्स। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और डेफिनेटली जब आप सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एरर टर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तो हमें उस एरर टर्म को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो जो एरर है उससे भी हमें इसके साथ साथ इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट दैट टर्म एज वेल। अब यहाँ पे आप देखें कि L नॉट ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये जो टर्म्स हैं इन्हें हमने x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जिन टर्म में x एग्जिस्ट कर रहा है वो हैं हमारे पास x माइनस x1 एंड x माइनस x2। बाकी तमाम टर्म्स जिनका सब्सक्रिप्ट है वो सब कांस्टेंट है, वेदर वो x नॉट हो, x1 हो या f ऑफ x नॉट हो। तो इसका मतलब है ये दो टर्म्स जो हैं बेसिकली ये डिपेंडेंट है अपॉन x पे, ये जो प्रोडक्ट है न्यूमरेटर में। तो इस प्रोडक्ट की मदद से आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दूं तो ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, तो इसको अगर आप एक्सपेंड कर लें तो ये आपके पास बन जानी है एक्स स्क्वायर माइनस x1 टाइम x माइनस x2 टाइम x एंड प्लस x1 x2, ये आपके पास बन जाता है। अब ये जो टर्म है प्रोडक्ट, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? लेट्स से मैं फर्स्ट ऑफ टर्म जो है उसको कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आता है x³/3 माइनस x1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे x1 x2 इंटू एक्स
और फिर इसकी लिमिट आ जाएगी x0 से लेके x2 तक, और आप इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। सिमिलरली सेकेंड इंटेग्रल, थर्ड इंटेग्रल, तीनों को आप सिंप्लीफाई करें तो जो फाइनल फॉर्म हमारे पास बनती है वो कुछ ये बनती है। सिम्पसन रूल का x0 टू x2, यानी कि हमारे पास जो इंटेग्रल है a टू b f ऑफ x dx, इस a टू b को हमने 3 नोड्स में डिस्क्रिटाइज कर लिया है, x0, x1 एंड x2। तो a जो है वो x0 के इक्वल है, b जो है वो आपके पास x2 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इंटेग्रल की लिमिट्स जो हैं वो a टू b हैं। अब जब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा h/3 टाइम्स f ऑफ x0 4 टाइम f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2 माइनस ये हमारे पास आ जाएगी एरर टर्म। अब यहाँ पे आप देखें तो सिम्पसन रूल अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मुझे h की वैल्यू रिक्वायर्ड है, x0, x1 एंड x2, x0, x1 एंड x2। तो h जो है वो डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नोड्स, और अगर हम h को डिटरमिन करना चाहें तो हम कर सकते हैं b माइनस a डिवाइडेड बाय n, वेयर n जो है ये नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास n इज़ द नंबर ऑफ सब इंटरवल। इस केस में हमारे पास अगर आप देखें तो a टू b डोमेन को हम 2 सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि सिम्पसन रूल में बेसिकली n की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल है, n जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल। और इसके साथ हमें फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है x0 पे, x1 एंड x2 पे। ये मिल जाए, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास इंटेग्रल की वैल्यू आ जाएगी। प्लस ये एरर टर्म हमें शो कर रही है कि इसका ऑर्डर जो है वो h रेज़ टू पावर 5 है। इसका मतलब ये है कि जितनी h की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही आपका क्वाड्रेचर फार्मूला जो है, क्योंकि इसमें से ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उतना ही आपका क्वाड्रेचर फार्मूला जो सिम्पसन रूल का है वो एक्यूरेट होगा। सेकेंड, हमें ये पता लग रहा है कि एरर 0 हो सकता है अगर f4 डेरिवेटिव ऑफ xi जो है ये 0 हो जाए। अब जनरली अगर हम बात करें तो 4 डेरिवेटिव 0 तब होता है जब आपके पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x³ आप ले लें, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3x² हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो 6x हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो 6 रह जाएगा, 4 डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो तमाम पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 और लेस है उनका ये 4 डेरिवेटिव जो होता है फंक्शन का ये 0 होता है। दिस मीन्स दैट कि सिम्पसन रूल जो है ये हमें एग्जैक्ट आंसर देता है फॉर द केस कि जब हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि सिम्पसन रूल और ट्रेपेज़ॉइडल रूल को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। सो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है विच स्टेट्स दैट कंपेयर द ट्रेपेज़ॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल अप्रॉक्सीमेशन टू द फंक्शन व्हेन f ऑफ x जो है वो हमारे पास इक्वल है x² x रेज़ टू पावर 4 x प्लस 1 रेज़ टू पावर माइनस 1 √1 प्लस x² साइन ऑफ x एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें ये 6 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं बाय द मीन्स ऑफ ट्रेपेज़ॉइडल एंड सिम्पसन रूल। इनमें से कोई एक पार्ट आप बता दें कि जो मैं सॉल्व कर देता हूँ। सर डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास √2
1 प्लस एक्स, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है ओवर द लिमिट 0 to 2 dx। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि a की वैल्यू हमारे पास 0 है और b की वैल्यू हमारे पास 2 है। आ जाते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल पे। ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है इसका फार्मूला हमारे पास है h/2 टाइम्स f of x नॉट प्लस f of x1, एंड यहाँ पे हमारे पास एरर टर्म आ जाएगी। हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है h की, f of x नॉट की, f of x1 की। तो h जो है वो हमारे पास इक्वल होता है b माइनस a डिवाइडेड बाय n। b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 0 और n आप देखें जब हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए डोमेन को डिस्क्रिटाइज करते हैं तो हमारे पास एक ही सब इंटरवल बनता है। x नॉट जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और x1 हमारे पास 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में n की वैल्यू 1 हो जाएगी। h जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 2। इसके अलावा हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट x0 एंड फंक्शन की वैल्यू चाहिए एट x1। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू एट x0, जी सर ये n को हमने 1 किस बेसिस पे लिया है कि एक डिस्टेंस है, एक सब इंटरवल है। अच्छा ठीक है। यानी कि आपने अपनी डोमेन 0 to 2 को डिस्क्रिटाइज किया है विद 1 सब इंटरवल, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब f of x नॉट जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा f of 0 के। तो यहाँ पे हम पुट कर दें √1 + 0, जो कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। एंड f of x1 जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा f of 2 के। x की जगह हम 2 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास √1 + 2²। तो ये हमारे पास बन जाएगा √5। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई x0 पे, फंक्शन की वैल्यू आ गई x1 पे। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वल को मैंने अप्रोक्सीमेशन से चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मैं एरर टर्म नहीं लिखना चाह रहा, dx। तो ये मेरे पास बन जाएगा h/2 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f of x0 विच इज़ 1, f of x1 विच इज़ √5। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है ट्रेपेज़ॉइडल के केस में 3.326। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.326। अब ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल अप्लाई हो गया। अगर हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल की एरर फाइंड करना चाहें तो उसका फार्मूला हमारे पास है h³/12 f" ऑफ xi। तो एरर टर्म जो है वो हमारे पास इक्वल है h³ डिवाइडेड बाय 12 इंटू f" ऑफ xi। xi क्या चीज़ है? xi आपके पास 0 से लेके 2 के दरमियान है, यानी कि जो आपकी डोमेन है वही xi है। लेकिन xi पॉइंट वो है, इज अ पॉइंट वेयर जहां पे आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लोग कैलकुलस से जानते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या तो एंड पॉइंट्स पे होती है या क्रिटिकल पॉइंट पे होती है। सो जिस पॉइंट पे f" ऑफ xi की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो पॉइंट जो है वो आपके पास xi बन जाता है। तो इसका मतलब है कि आप अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ले लें। तो f of x जो है ये आपके पास है √1 + x। एक डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आ जाएगा √1/2 टाइम √1 + x, और आप डबल डेरिवेटिव ले लें
तो आपके पास आ जाएगा 1/-1/4 टाइम, सॉरी -1/4 टाइम आपके पास आ जाएगा 1 + x⁻³ तो ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड कर लें, तो इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा दैट विल बी एक्साइट। तो आपने इस फंक्शन का अगर f डबल प्राइम का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करना हो तो आई एम श्योर कि आपको याद होगा कि आपको एक और डेरिवेटिव लेना है, फिर उसको इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से आपने उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, एंड देन आपने देखना है कि एंड पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स में से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपके पास क्या होता है। तो वो एक्साई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो एक्साई की वैल्यू आपने इस फंक्शन में पुट कर देनी है f डबल प्राइम में, एंड दैट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द एरर टर्म। तो आप यहाँ से एरर टर्म जो है वो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सिम्पसन रूल पे। इसी प्रॉब्लम को अगर हम सिम्पसन रूल से सॉल्व करें तो फिर क्या हो जाएगा। सिम्पसन रूल हमारे पास है इंटेग्रल a to b f(x) dx is equals to h/3 times f(x0) plus 4 times f(x1) plus f(x2) और यहाँ पे आपके पास कुछ एरर टर्म आ जाए। अब सिम्पसन रूल परफॉर्म करने के लिए हमें अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज करना है 3 पॉइंट्स में, x0, x1 एंड x2। हमारे पास इंटेग्रल है 0 to 2 √1 + x dx। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे इंटेग्रल √1 + x² है, तो यहाँ पे भी आपका इंटेग्रल √1 + x² आ जाएगा। बाकी ठीक है, जस्ट यहाँ पे x² मेंशन नहीं किया, और आई थिंक द सेम मिस्टेक यहाँ पे भी है, 1 + x² है। तो जब आप यहाँ पे इसको करेंगे इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये 2x भी आएगा, एंड देन डेफिनेटली डबल डेरिवेटिव भी जो है वो आपका अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। √1 + x² dx। तो अब हमें अपनी डोमेन को 3 नोड्स में डिस्क्रिटाइज करना है। x0 जो है वो तो 0 हो जाएगा, x2 आपके पास 2 हो जाएगा, x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें h रिक्वायर्ड है। h हमारे पास इक्वल है b - a /n। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 0, और आप देखें कि इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 2 हो जाते हैं, 1 and 1 2 सब इंटरवल्स हैं। तो 2 / 2 हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे x1 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 के इक्वल क्यों आ जाता है? क्योंकि ये इक्वल होता है x0 + h के। तो जब आप x0 पुट करेंगे 0 और h की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड सिमिलरली x2 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है x0 + 2h के। तो यहाँ से x0, x1 एंड x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप इस फार्मूले में पुट कर दें h/3 टाइम्स, हमें चाहिए वैल्यू f(x0) + f(x1) एंड प्लस f(x2). तो ये तीनों वैल्यूज जो है वो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x0 पे फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास वैल्यू है f(0) जो कि हो जाएगी √1 + 0² = 1। फिर आपको वैल्यू चाहिए f(x1) की,
जो कि हमारे पास बन जाएगी एफ ऑफ 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वेयर, और ये आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 2। फिर हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ एक्स 2 की, और ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 स्क्वेयर, एंड दैट मेक्स इट अंडर रूट 5। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स 1 एंड एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमने इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एच की वैल्यू है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट 1 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 2.964। तो इस केस में आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.964। अगर हम रिकॉल कर लें कि हमने क्या किया है, तो सिम्पसन रूल के लिए सबसे पहले हमने अपने डोमेन को डिस्क्रिटाइज किया, फिर हमने एच की वैल्यू फाइंड की है सो दैट के जो मिडल में नोड्स लाई करते हैं आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया तमाम नोड्स पे और इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन यू हैव टू डू सम कंप्यूटेशनल वर्क, कैलकुलेटर पंचिंग है, और कैलकुलेटर की मदद से आप आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है कि हम सिम्पसन रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम आ जाएं कंपैरिजन पे कि डिफरेंट जो फंक्शंस हैं जिनको हमने ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स की मदद से इंटीग्रेट किया है, तो हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। तो टेबल 4.7 हमें ये शो कर रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर को ओवर द इंटरवल 0 to 2 इंटीग्रेट किया जाता तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 2.667, और ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आ रही है 4, और सिम्पसन रूल से आंसर आ रहा है 2.667। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चला है कि आपके पास सिम्पसन रूल तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, जबकि ट्रेपेजॉइडल रूल में एक सिग्निफिकेंट एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा क्यों ना? ऐसा इसलिए है कि जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है वो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, और हम लोग जानते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो एग्जैक्ट आंसर देता है फॉर द केस व्हेन आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 1 का हो या कांस्टेंट हो। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और सिग्निफिकेंट एरर एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिम्पसन रूल के केस में 100% एक्यूरेट रिजल्ट क्यों मिल रहा है? बिकॉज आपके पास पॉलिनोमियल डिग्री 2 का है, और सिम्पसन रूल में जो एरर की टर्म है वो होती है डिग्री 4 की, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 4। तो अगर पॉलिनोमियल का ऑर्डर 3 या उससे लेस हो तो सिम्पसन रूल एग्जैक्ट आंसर देता है। तो क्योंकि इस केस में पॉलिनोमियल का ऑर्डर 3 से लेस है, देयरफॉर सिम्पसन रूल का जो आंसर है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू से। जब हम बात करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप कैलकुलस के अप्रोच से इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट एन एग्जैक्ट वैल्यू। अब आ जाए नेक्स्ट x4 पे। x4 के केस में एग्जैक्ट आंसर है 6.4, ट्रेपेजॉइडल रूल आंसर दे रहा है 16, एंड सिम्पसन रूल जो है वो आंसर दे रहा है 6.667। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल में एक हाई एरर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो लार्ज एरर एग्जिस्ट कर रहा है, वंस अगेन इसकी रीज़न यही है कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है जब फंक्शन का ऑर्डर जो है पॉलिनोमियल का ऑर्डर 1 हो या उससे लेस। तो देयरफॉर इस केस में क्योंकि ऑर्डर मज़ीद रेज हो गया तो यहाँ पे एरर भी काफ़ी ज़्यादा हो। वाइल अगर हम सिम्पसन के साथ देखें तो इस केस में अब सिम्पसन 100% मैच नहीं कर रहा एग्जैक्ट वैल्यू से, और कुछ ना कुछ एरर एग्जिस्ट कर रहा है।
और वंस अगेन वो एरर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज अब जो हमारे पास पोलिनोमियल है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है उसका ऑर्डर जो है वो 4 है। तो सिम्पसन एग्जैक्ट आंसर देता है ओनली फॉर द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और लेस। तो इस केस में फिर सिम्पसन जो है उसका आंसर 100% एक्यूरेट नहीं। फिर आप आ जाए नेक्स्ट पे, तो हम देख सकते हैं कि सी पार्ट में भी हमारे पास 1.099 है, ट्रेपेजॉइडल 1.33 दे रहा है, सिम्पसन 1.111 दे रहा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो सिम्पसन रूल जो है उसका आंसर क्लोज्ड है एग्जैक्ट वैल्यू के एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल। एंड द सेम ऑब्जर्वेशन गोज फॉर डी, ई एंड एफ पार्ट, कि यहाँ पे भी हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि सिम्पसन रूल जो है उसका जो वैल्यू है वो क्लोज है एग्जैक्ट वैल्यू के एज कंपेयर टू के वंस जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से कैलकुलेट की। तो जनरल हमारी कंक्लूजन ये ड्रा होती है कि सिम्पसन रूल जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, बेटर आंसर्स दे रहा है एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल रूल जनरली फॉर ऑल क्लास ऑफ वेरिएबल्स। और जितना आपका ऑर्डर रेज होता जा रहा है, लाइक x4 हो रहा है, x5 होगा, x6 होगा, वैसे वैसे सिम्पसन में भी एरर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस मीन्स दैट कि जितना हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा उतना आपका जो सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल में एरर है वो भी सिग्निफिकेंट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल लैग्रांज यूज़ किया तो ट्रेपेजॉइडल रूल बन गया, सेकंड ऑर्डर यूज़ किया तो सिम्पसन रूल बन गया। दिस मीन्स दैट कि अगर हम अपनी एक्यूरेसी को फर्दर बढ़ाना चाहते हैं तो हम जो पोलिनोमियल है लैग्रांज उसका ऑर्डर फर्दर इंक्रीज करते रहे। तो जितना हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल हमारे पास बन जाएगा उतना एक्यूरेट हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला भी डेवलप हो जाएगा। तो उसको करने के लिए फिर हम अपने पोलिनोमियल का ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, और जब पोलिनोमियल का ऑर्डर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो ड्राइव होंगे। अब ये जो फार्मूलाज हैं बेसिकली जो हमने ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फार्मूलाज थे फ्रॉम अ जनरल क्लास ऑफ फार्मूलाज जिनको हम कहते हैं न्यूटन कोट्स फार्मूला। और ये जो न्यूटन कोट्स फार्मूला हैं इनकी 2 टाइप्स हैं। वन ऑफ देम आर ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला एंड सेकंड जो है इन्हें हम कहते हैं क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला जो है ये एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब है कि आपकी जो डोमेन के एंड पॉइंट्स होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड एज नोड्स। ए और बी जो होते हैं इन्हें हम एज ए नोड के तौर पे इंक्लूड नहीं करते, और इन बिटवीन ए और बी हम नोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास नोड है, फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है, इसको लेट से आप ए के इक्वल ले लें, थर्ड नोड है, फोर्थ नोड है एंड सो ऑन। तो पहला और लास्ट नोड जो है ये एक्सक्लूडेड है, आप इनको डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि अपने फार्मूला की न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर फार्मूला की डेरिवेशन के लिए इन 2 नोड्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ये नोड आपका बन जाएगा x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn। और ये जो नोड है xn+1 और ये जो नोड है जिसको आप x-1 कह दें, ये दोनों नोड्स एक्सक्लूडेड हैं। तो इसका मतलब है आपकी डोमेन की डिस्क्रिटाइजेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके पास x0 से xn नोड्स ही अपीयर होंगे फार्मूला में, लेकिन ओनली डिफरेंस ये होगा कि आपने ए और बी को एक्सक्लूड कर दिया होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नोड जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो इसकी मदद से जो हम क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला, यानी कि उसमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड
नहीं होते। और यहाँ पे डेफिनेटली जो h की वैल्यू होती है वो फिर डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं वो n नहीं बनते, बल्कि आप देखें तो x0 से xn तक n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं। तो ये वाला इंटरवल और फर्स्ट इंटरवल दो एडिशनल सब इंटरवल भी बन रहे हैं, तो h की वैल्यू आ जाएगी b-a डिवाइडेड बाई n+2। तो ये हमारे पास डिफरेंस है ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला। लेकिन हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो सिर्फ क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला है, तो इसलिए हम ओपन के जो फार्मूलाज हैं उनको ड्राइव भी नहीं करेंगे और अप्लाई भी नहीं करेंगे। अब क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला में हमारे पास जो डोमेन है उसमें एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि x0 पॉइंट जो कि हमारा फर्स्ट नोड है a के इक्वल, और हमारे पास जो लास्ट नोड है xn-2, xn-1 एंड xn। तो लास्ट नोड जो है ये दोनों इंक्लूड है, x0 भी एंड xn इज इक्वल्स टू b। तो ये हमारी डोमेन में इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि जब आप डिस्क्रिटाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो इन दोनों नोड्स को बीच में शामिल रखेंगे कि ये दोनों आपकी डोमेन का पार्ट हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला, और इस केस में h जो है वो b-a डिवाइडेड बाय n के इक्वल होता है। अब हम डिफरेंट ऑर्डर के क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूलाज पे ड्राइव कर सकते हैं, जिनमें से हमने दो ऑलरेडी ड्राइव कर लिए हैं कि जब आप लेग्रांज फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल लें, यानी कि आप अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज कर लें x0 एंड x1 दो ही नोड्स में, तो उस केस में आपके पास एक सब इंटरवल फॉर्म होगा और यहाँ पे h जो है वो हमारे पास बन जाता है b-a डिवाइडेड बाय n, और n की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन सब इंटरवल। तो ये जो वन सब इंटरवल आपके पास बन रहा है, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला ड्राइव होता है वो बन जाता है ट्रेपेजॉइडल रूल, और हम फंक्शन को एज ए लेग्रांज फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। और जो हमारे पास एरर टर्म आ रही है, इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ रहा है h⁻3, और डबल डेरिवेटिव क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि लीनियर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होगा तो उस केस में ट्रेपेजॉइडल रूल 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन दे देगा। फिर आ जाते हैं सिम्पसन रूल। सिम्पसन के केस में हम अपने डोमेन को 3 पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज करते हैं, x0, x1 एंड x2, और यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं n वो इक्वल आ जाता है 2 के, क्योंकि आपके पास दो सब इंटरवल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाती है b-a डिवाइडेड बाय n, और विच एक्चुअली बिकम b-a डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x1 जो है ये आपके पास बन जाता है x0 प्लस h, x2 जो है ये आपके पास बन जाता है x0 प्लस 2h, और फिर आप इस फार्मूले की मदद से क्वाड्रेचर फार्मूला की मदद से इंटीग्रल की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फार्मूले की एक्यूरेसी है वो है ऑर्डर h⁻5। तो आप देखें ट्रेपेजॉइडल रूल की एक्यूरेसी थी h⁻3, सिम्पसन की एक्यूरेसी h⁻5। सो दिस मीन्स दैट कि सिम्पसन जो है वो हमारे पास मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द ट्रेपेजॉइडल रूल के। फिर आप आ जाएं सिम्पसन 3/8 रूल पे। जब हम अपने डोमेन को 4 नोड में डिस्क्रिटाइज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल x2 एंड x3, इस केस में हमारे पास लेग्रांज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनता है और उसकी इंटीग्रेशन से हमारे पास ये फार्मूला जो है वो ड्राइव होता है। इस केस में अब h की वैल्यू जो है वो हमारे पास है b-a डिवाइडेड बाय n, और n जो है दैट इज इक्वल्स टू, इन दिस केस आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सब इंटरवल्स बन रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 3।
तो सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है वो हमारे पास बन जाता है 3h/8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 3f(x1) प्लस 3f(x2) प्लस f(x3). तो हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो तमाम नोड्स पे रिक्वायर्ड है और h की वैल्यू हमें नॉन है, तो इसका मतलब है कि हम बीच वाले जो नोड्स हैं x0 a हो जाएगा, x3 b हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएंगे x0 प्लस h एंड x0 प्लस 2h। इस फार्मूले की भी जो एक्यूरेसी है वो h⁵5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेपेज़ॉइडल रूल के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्थ डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का एरर टर्म में, तो दिस मीन्स दैट कि ये मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला होगा अगर हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो डिग्री 3 और लेस का। फिर हम आ जाते हैं कि हम लेग्रांज फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल की मदद से क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव कर लें। इसके लिए हमें अपनी डोमेन को 4 पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज करना पड़ेगा, x0, x1, x2, x3 एंड x4। तो x0 आ गया, x1, x2, x3 एंड x4। यहाँ पे भी जो दो नोड्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b माइनस a डिवाइडेड बाय n, और n है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 4 की। तो यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू एट ईच नोड हमने कैलकुलेट करनी है, तो x0 जो है वो हमारे पास a के इक्वल है, x4 हमारे पास b के इक्वल है, तो वही फार्मूला रिपीट होता जाएगा कि x1 जो है वो x0 प्लस h के इक्वल है, x2 जो है वो x0 प्लस 2h के इक्वल है, x3 जो है वो x0 प्लस 3h के इक्वल। तो ये हमारे पास कोट्स के फिर न्यूटन कोट्स फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। अब आप देखिए इसका मतलब है यहाँ पे हमने लेग्रांज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4 यूज़ किया है। आप फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं लेग्रांज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 5, लेग्रांज पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 6 एंड सो ऑन। जितना हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल आप कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे उतने आपके पास बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अब आ जाते हैं एग्जांपल पे कि न्यूटन कोट्स फार्मूला को हम अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमें एग्जांपल में कहा गया कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ क्लोज्ड एंड ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूला, बट क्योंकि हमने ओपन स्टडी नहीं की तो हम उसकी डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वो जस्ट स्टे विद क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला। और उसके लिए हमें अप्लाई करने हैं क्लोज न्यूटन कोट्स का फार्मूला ऑन द इंटीग्रल 0 to π/4 sin of x dx, और इस इंटीग्रल का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है 0.29289। तो अपने रिजल्ट्स को हमने इसके साथ जो है वो कंपेयर करना। तो हम n1 से स्टार्ट कर लेते हैं और बारी बारी देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/4 sin of x dx, इसको हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल की मदद से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और ट्रेपेज़ॉइडल रूल हमारे पास होता है h/2 टाइम्स f of x0 प्लस f of x1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है h की, f of x0 एंड f of x1। तो जब आप अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज करेंगे तो आपके पास ट्रेपेज़ॉइडल रूल के केस में दो ही नोड्स बनेंगे। x0 की वैल्यू हो जाएगी 0, x1 की वैल्यू हो जाएगी π/4, और यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h इज इक्वल्स टू π/4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 इसलिए किया है कि आपके पास जो सब इंटरवल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो एक ही। तो h की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा π/4। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास h की वैल्यू आ गई है, फंक्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x0 पे। तो f of x0 का मतलब ये है कि f at 0,
और एफ एट पाई x1 पे मतलब है एफ एट पाई बाय 4। एफ ऑफ 0 का मतलब है कि आप अपने फंक्शन में 0 पुट कर दें, दैट मेक्स इट साइन ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। एंड एफ ऑफ पाई बाय 4 का मतलब है आप अपने फंक्शन में x की जगह पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4। एक बात याद रखिएगा बच्चों के, अगर हमें एंगल अपीयर हो रहा है और उसकी डायमेंशन या डिग्री मेंशन नहीं की गई, तो उस केस में हम उसकी डिग्री जो कंसीडर कर रहे होते हैं वो हमारे पास रेडियन मेजर होती है। तो यहाँ पे आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है टू अप्लाई दिस फार्मूला, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट नहीं करते एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है। ओके, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है x0 पे एंड x1 पे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने फार्मूला में। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू h की वैल्यू हमारे पास आ गई है पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f ऑफ x0 विच इज साइन ऑफ 0 एंड साइन ऑफ पाई बाय 4। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी, हमारे पास आ रही है अप्रोक्सीमेटली दैट वैल्यू इज 0.27768। तो दैट कम्स आउट टू बी 0.27768। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है ट्रेपेजॉइडल रूल से, और आप देख सकते हैं कि ये समहाउ डिफरेंट है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाते हैं n इज इक्वल्स टू 2 के। n इज इक्वल्स टू 2 के केस में हमारे पास फार्मूला है 0 टू पाई बाय 4 साइन ऑफ x dx इज इक्वल्स टू आई शुड राइट दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, बिकॉज हम एरर टर्म नहीं लिखना चाह रहे, h by 3 टाइम f of x0 plus 4 times f of x1 plus f of x2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अपने डोमेन को 3 नोड्स में डिस्क्रिटाइज करना है। तो x0, x1 एंड x2। x0 जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, x2 हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 4। x1 की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें h कैलकुलेट करना है। h हमारे पास होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो b की वैल्यू है पाई बाय 4, a की वैल्यू है 0, n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स है। तो आप देखें कि इस केस में जो हमारे पास सब इंटरवल्स बन रहे हैं डोमेन को डिस्क्रिटाइज करने के बाद वो 2 बन रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, दैट मेक्स इट कि h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाय 8। तो यहाँ से x1 जो है वो आपके पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 8। x0 की वैल्यू आ गई, x1 की आ गई, x2 की आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों नोड्स पे। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे f of x0 हमारे पास बन जाएगा f at 0, तो दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 0, दैट कम्स आउट टू बी 0। फिर आप आ जाते हैं f of x1 पे। f of x1 है आपके पास f of पाई बाय 8, और यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 8। और f of x2 जो है वो हमारे पास इक्वल है साइन ऑफ दैट इज पाई बाय 4। x2 नोड जो है पाई बाय 4 है, तो यहाँ से आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4। फंक्शन की वैल्यू आ गई तीनों नोड्स पे। h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पे फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 0 टू पाई बाय 4 साइन ऑफ x dx, ये इंटीग्रल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास हो जाता है h by 3। सो पाई बाय 8 divided by 3 times f of x0 which is sine of 0 plus
4 टाइम्स आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 8 और प्लस लास्ट आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 0.292932। ये बात। अब आ जाते हैं n = 3 के केस में। तो आपका जो क्वाड्रेचर फार्मूला है, जी बेटा। सर ये जो क्वेश्चन में हमें 1 दिया हुआ है वो हम इस्तेमाल करेंगे? आपको क्या गिवन है? सर ये जो यानी जो माइनस के बाद 2 और स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म है, ये तो हमारे पास एरर टर्म है जो उसने हमें दी हुई है। नहीं बेटा, ये एरर टर्म तो नहीं है। ये तो इस इंटीग्रल को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है माइनस कॉस ऑफ एक्स, और उसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास ये लिमिट्स पुट की हुई है पाई बाय 4 है। ये उसने एग्जैक्ट वैल्यू बताई हुई है हमें। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अच्छा ठीक है। और सर दूसरी बात, जैसे ये हमने भी पढ़ा है सिम्पसन वाला तरीका, सर इसके अंदर लिमिट तो नहीं है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल यानी 3 या 4 से बड़ा है, मतलब हमने ये तो बात की कि 3 से छोटा होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें 3 हो गया 3 से छोटा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, लेकिन 3 से बड़ा यानी 4 5 वगैरह होता है तो क्या वो काम करेगा? फार्मूला तो स्टिल वैलिड होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि उस केस में हमारे पास जो एरर है वो इंक्रीज होने लग जाए। अच्छा सही होगा। तो देखें, इसका मतलब ये है कि आप अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं ना, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन कितनी वैलिड होगी वो फिर डिस्कशन होगी कि एच कितना बड़ा है, एरर कितना बड़ा है। उसको देखते हुए डिसीजन लेना होता है कि आप वेदर इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे या हायर ऑर्डर फार्मूले की तरफ मूव करेंगे। क्लियर होगी बात? जी सर ठीक है। ओके, अब जब n3 के लिए आएंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, दैट विल बी, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था 3/8, सो 3h/8 टाइम्स f of x naught plus 3 times f of x1 plus 3 times f of x2 and plus f of x3। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमें अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज करना है इनटू 4 नोड्स x0, x1, x2, x3। तो x0 जो है वो 0 है, x3 जो है वो आपके पास पाई बाय 4। अब यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें h की वैल्यू नोन हो। h हमारे पास इक्वल है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n, और b है आपके पास पाई बाय 4, a है आपके पास 0, n जो है वो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, तो 1 2 एंड 3। तो जब आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास h जो है वो आ जाएगा पाई बाय 12। तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाय 12 और x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई बाय 6। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर x2 पाई बाय 6 कैसे आ गई है? तो आप देखें कि x2 जो है ये इक्वल होता है x0 प्लस 2 टाइम्स h। तो जब आप x0 में 2 टाइम्स h ऐड करेंगे तो x0 0 है और 2 इंटू h की वैल्यू पाई बाय 12 है, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू पाई बाय 6 आ जाए। तो ये हमारे पास तमाम नोट्स पे वैल्यूज आ गई। फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो f ऑफ x0 जो है वो f ऑफ 0 है, तो हमें पता है कि यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 0। f ऑफ x1 जो है ये हमारे पास नोट बन रहा है f ऑफ पाई बाय 12, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 12, और f ऑफ x2 जो है वो हमारे पास बन जाता है f ऑफ
π/6 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन ऑफ π/6। और लास्ट है आपके पास f(x3), तो f(x3) जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाता है f(π/4) के। तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन ऑफ π/4। अब आप देखें हमने फंक्शन की वैल्यू तमाम नोड्स में अप्रॉक्सीमेट कर ली है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 3 into h/12 दैट इज h/8। तो h की वैल्यू हमारे पास π/12 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू f(x0) हमारे पास हो गया साइन ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ π/12 प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ π/6 प्लस साइन ऑफ π/4। ये आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैलकुलेटर की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे आंसर, और जो कि आ जाएगा 0.292910। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेचर फार्मूला पे n = 4 के लिए। n = 4 के केस में हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा 0 to π/4 साइन ऑफ x dx। अब हमारे पास फार्मूला है 2h/45। आई थिंक फार्मूला मैं ठीक लिख रहा हूँ। 2h/45 टाइम्स 7f(x0) प्लस 32f(x1) प्लस 12f(x2) प्लस 32f(x3) और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम f(x4). ये हमारे पास। अब इस केस में आप देखें कि ये भी न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन है, एरर टर्म हम नहीं लिख रहे। यहाँ पे हमें अपनी डिमांड को डिस्क्रिटाइज करना है 5 नोड्स में। तो अगर हम इसकी डायग्राम बना लें तो x0, x1, x2, x3 एंड x4। तो ये हमारे पास आ जाएगा x0 = 0, x4 जो है ये हमारे पास आ जाता है = π/4। तो h की वैल्यू में रिक्वायर्ड है और h हमारे पास इक्वल है b - a डिवाइडेड बाय n। b है π/4 -0 डिवाइडेड बाय n, और n की वैल्यू है हमारे पास, इस केस में आप नंबर ऑफ सब इंटरवल्स देखें 1, 2, 3 एंड 4 सब इंटरवल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी π/60। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 × π/16 डिवाइडेड बाय 45 टाइम 7 टाइम्स f(x0). अब x0 जो है वो नोड है हमारे पास 0, x1 जो है ये हमारे पास इक्वल है π/16, x2 जो है ये हमारे पास इक्वल है π/8 और x3 हमारे पास इक्वल है 3π/16 एंड लास्ट हमारे पास इक्वल है π/4। ओके, तो आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 0 प्लस 32 टाइम्स साइन ऑफ f(x1) जो कि है π/16। तो 32 टाइम्स साइन ऑफ π/16 प्लस 12 टाइम्स साइन ऑफ π/8
प्लस 32 साइन ऑफ आपके पास आ जाएगा x3 विच इज 3 पाई बाई 16 और लास्ट आपके पास आ जाएगा 7 टाइम एफ ऑफ x4 तो 7 टाइम साइन ऑफ पाई बाई 4 इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.29289। ये हमारे पास क्वाड्रेचर के फार्मूला जो है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमने इन तमाम एग्जांपल्स में देखा है कि ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड एट द लास्ट जो है वो हमारे पास N4 के लिए क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो तमाम हमने अप्लाई कर लिए और देख लिए कि उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बच्चों आपकी कोई क्वेरी? सर ये कैलकुलेटर पे मैं देख रहा था N3 के लिए, तो मेरा तो ये 0.2626 समथिंग आ रहा है। आप रेडियन में कर रहे हो या डिग्री में? मैंने डिग्री में किया। रेडियन में देखो, मैंने बिगनिंग में ये बात की कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट योर कैलकुलेटर इनटू रेडियन में, यानी π/4 को ही इस्तेमाल करें, 45 इस्तेमाल ना करें। यस अच्छा ठीक है। तो दिस इज हाउ कि हम क्वाड्रेचर फार्मूला या न्यूटन फोर्स फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम कंपेयर कर लें एग्जैक्ट वैल्यू को और जो हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किए वैल्यूज को, तो हम देख सकते हैं कि दोनों 100% मैचिंग नहीं है। तो उस केस में क्या एरर एग्जिस्ट है? अगर यहाँ पे आप देखें तो जब हमने क्वाड्रेचर फार्मूला n1 के साथ अप्लाई किया है तो हमारे पास जो एरर अपीयर हो रहा है वो हो रहा है 0.01521303। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको लिखूं तो 1.5 × 10⁻²। इधर गया हमारे पास कर्सर हैंग हो गया। तो 1.5 × 10⁻², इसका मतलब 2 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू मैच करी है। और ऑब्वियसली हम देख भी सकते हैं कि पहली दो वैल्यूज मैच करी हैं 0.2, तो ओनली 2 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो रही है विद ट्रेपेजॉइडल। जबकि सिम्पसन के केस में, यानी कि सिम्पसन 1/3 रूल जिसको हम कहते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल के केस में या सिम्पसन रूल के केस में आप देख सकते हैं कि एरर जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया और 1 2 3 4 5 डेसिमल पॉइंट एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन हो गया फॉर द केस ऑफ सिम्पसन। फिर हम सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करें तो फर्दर एरर जो है वो रिड्यूस हो गया। एंड द लास्ट में अगर N4 वाला क्वाड्रेचर फार्मूला अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन कर लिया गया बाय मींस ऑफ क्वाड्रेचर फार्मूला। तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इतनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 2-3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी एग्जिस्ट कर रही हो तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इस केस में द केस इज द सेम और हम देख सकते हैं कि हमारे पास वही ऑब्जर्वेशन जो पहले थी कि जैसे जैसे हम क्वाड्रेचर फार्मूला का ऑर्डर रेज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास एक्यूरेसी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो बेटर होती जा रही है। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला अप्लाई कैसे हो सकता। अब इससे मजीद भी क्या हम बेटर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस कि आप N5 के लिए, N6 के लिए भी फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं।
बट डेफिनेटली दैट विल बी अ प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि जितने हायर ऑर्डर का आप फार्मूला ड्राइव करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ये कि हम लोग, आपको याद होगा कि जब डक की एग्जांपल की थी तो हमने देखा था कि जब आप लैग्रांज का बहुत हाई ऑर्डर का पॉलिनोमियल डेवलप कर देते हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आने लग जाती है, उसका वेव बिहेवियर, साइनोसाइडल बिहेवियर जो है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होने लग जाता है। तो वो भी हमारे लिए एक ट्रबलिंग चीज़ होगी, आगे चल के हम देखते हैं कि फिर हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, और गिवन द फंक्शन एफ एट द फॉलोइंग वैल्यूज, हमें फंक्शन की वैल्यूज जो है वो दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि आप इस इंटीग्रल को जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर लें बाय यूजिंग ऑल अप्रोप्रिएट क्वाड्रेचर फार्मूलाज ऑन दिस सेक्शन। तो ये अब तक हमने जो क्वाड्रेचर फार्मूलाज पढ़े हैं, हमने देखना है कि उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं तमाम फार्मूलाज जो है वो लिख देता हूँ। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास फार्मूला था इंटीग्रल 1.8 to 2.6 f of x dx। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें फंक्शन नहीं गिवन, रेदर देन हमें फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। तो इसका मतलब है कि इस प्रॉब्लम में आपका जो फंक्शन है वो टेबुलर फॉर्म में आ गया, रेदर देन कि पहले हम क्लोज फॉर्म फंक्शंस को डील कर रहे थे। अब जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास टेबुलर फॉर्म में फंक्शन आ गया। तो मेरे पास जो क्वाड्रेचर फार्मूला है ट्रापेजॉइडल रूल का वो है h by 2 times f of x naught प्लस f of x1, ये फार्मूला बन जाता है। n2 के केस में मेरे पास फार्मूला बन जाएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली h by 3 times f of x naught प्लस 4 टाइम f of x1 प्लस f of x2, ये बन जाएगा। n इज इक्वल्स टू 3 के केस में हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 3h by 8 टाइम्स f of x naught प्लस 3 टाइम f of x1 प्लस 3 टाइम f of x2 प्लस f of x। ये n3 के लिए बन गया। n इज इक्वल्स टू 4 के केस में हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला जो है वो बन जाता है 2h by f of x naught plus f of x1 plus 12 times plus काइंडली अपनी माइक म्यूट कर दें। बेटा आप में से किसका माइक कर ले, काइंडली इसको म्यूट कर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, हमसे काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा सर, ये जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें हमें हमारे लिए जो सबसे एक्यूरेट जो हमें आंसर देगा वो n इज इक्वल टू 4 वाला है, ऐसे ही है? ऐसा ही है। ठीक। ओके, अब ये जो तमाम फार्मूलाज हैं इनमें से कौन से अप्रोप्रिएट हैं? आप देखें अगर अपना क्वेश्चन, तो उसमें ये कहा गया है कि यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है? तो अप्रोप्रिएट का मतलब ये होगा कि कौन से वाला अप्लाई हो सकता है। तो डेफिनेटली मोस्ट एक्यूरेट तो n4 वाला है,
लेकिन हम अप्लाई तो चारों कर सकते हैं या इनमें से शायद 3 कर सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट वो फार्मूला है जो अप्लाई हो सकता है। अब उसमें ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियस है कि N4 ज़्यादा एक्यूरेट होगा और N1 कम एक्यूरेट होगा, लेकिन यहाँ पे इशू एक्यूरेसी का नहीं है। अगर हमें ये कहा जाता कि मोस्ट एक्यूरेट फार्मूला, तो देन वी शुड हैव गॉन फॉर n इज इक्वल टू 4, बट सिंस वी आर कॉल्ड ऑल एप्रोप्रिएट, तो हम जो भी अप्लाई हो सकता है वो इसको एप्रोप्रिएट में ऐड करें। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें अपनी डोमेन को दो ही नोड्स में डिस्क्रिटाइज करना होता है, x0 एंड x1। तो x0 जो है वो 1.8 हो जाएगा, x1 जो है वो हो जाएगा 2.6। हमें 1.8 पे भी फंक्शन की वैल्यू गिवन है, 2.6 पे भी फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.6 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 0.8। नेक्स्ट के केस में हमें 3 नोड्स में डिवाइड करना है, तो हम 3 में कर लेते हैं। x0 आ जाएगा 1.8, x2 आ जाएगा 2.6 और x1 की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करने के लिए हमें h रिक्वायर्ड है, और h हमारे पास आ जाएगा 2.6 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, जो कि इस केस में बन रहे हैं 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो x0 1.8 है, जब आप इसमें 0.4 ऐड करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.2। तो आप देख सकते हैं कि हमें फंक्शन की वैल्यू 1.8 पे भी गिवन है, 2.2 पे भी गिवन है, 2.6 पे भी गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है और हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वी कैन इजीली डू दैट। अब इस केस में आप आ जाएं तो हमें अपने डोमेन को 4 नोड्स में डिस्क्रिटाइज करना है, x0, x1, x2 एंड x3। तो x0 जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.8। x3 आपके पास इक्वल हो जाएगा 2.6। h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.6 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप 0.8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 एंड 0.266। अब आप देखें x1 की वैल्यू बन जाएगी, जब आप 0.266 ऐड करेंगे तो x1 आ जाएगा 2.066 और सिमिलरली जब आप इसमें 0.266 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.33। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज नोट करें कि आपके पास x1 नोड है 2.066, लेकिन हमारे पास टेबल में 2.066 पे फंक्शन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये वाला फार्मूला n इज इक्वल टू 3 जो है ये नॉट एप्लीकेबल। और ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट 2.066 इज नॉट अवेलेबल। क्योंकि ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो देयरफॉर हम ये वाला क्वाड्रेचर का फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते एंड दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट। अब आ जाते हैं N4 पे। तो आपका क्या ख्याल है कि N4 वाला फार्मूला जो है ये एप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा?
इसके केस में हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2.6 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 4 विच मेक्स इट 0.2। तो हमारे पास जो नोड्स हैं वो बन जाएंगे 0.2 की स्पेस के साथ। तो x0, x1, x2, x3, x4। तो क्या अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? x0 जो है 1.8 हो जाएगा और हमारे पास ये जो लास्ट है ये 2.6 हो जाएगा। तो x0 आ गया, x1 की वैल्यू आ जाएगी 2.0, 2.2, 2.4 एंड 2.6। तो क्या ये वाला क्वाड्रेचर फार्मूला अप्लाई हो सकता है? क्या आपके पास गिवन डाटा में ये वैल्यूज प्रोवाइडेड है? जी बच्चों, क्या फंक्शन की वैल्यू गिवन है तमाम नोड्स पे? बेटा आपको आवाज आ रही है? फिर आवाज आ रही है, अब आ रही है अब। तो क्या n इज इक्वल टू 4 का फार्मूला इस डाटा के साथ एप्लीकेबल है या नहीं है? सर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। बन नहीं रहे। तो क्योंकि हमें तमाम नोड्स पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसकी मदद से आप यहाँ पे n4 का फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू। यहाँ पे बच्चों मैंने एक रफ स्केच बना दिया है, छोड़ इसलिए दिया है कि आपके लिए प्रैक्टिस है, आप लोग ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें और मजीद इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है। जस्ट आपने नोट पे जो फंक्शन वैल्यू वो टेबल से फाइंड आउट करनी है और इस फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी। ओके जी, अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग द फार्मूलाज 4.25 टू 4.28 और ये बेसिकली क्लोज न्यूटन कोट्स फार्मूला ही है, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर्स हैं ये इक्वेशन नंबर एक्चुअली उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 0.1 और f ऑफ x है हमारे पास √1 प्लस x। तो हम न्यूटन कोट्स फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n1 के लिए जो फार्मूला है वो बन जाएगा 0 to 0.1 √1 plus x dx, that is approximately equals to h by 2 times f of x naught plus f of x1। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें, दो ही नोड्स हैं x नॉट एंड x1। तो x नॉट नोड जो है वो 0 हो जाएगा, x1 नोड जो है वो 0.1 हो जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, एक ही सब इंटरवल बन रहा है 0.1। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स f ऑफ x नॉट। तो f ऑफ 0 हो जाएगा एंड f ऑफ x1 आपके पास हो जाएगा f ऑफ 0.1। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दें 0.05 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा √1 प्लस 0 और प्लस आ जाएगा √1 प्लस 0.1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे n इज इक्वल टू 2 के लिए। हमारे पास बन जाएगा 0 to 0.1 √1 प्लस x dx, सिम्पसन रूल आ जाएगा और सिम्पसन रूल था हमारे पास, एरर की टर्म हम नहीं लिख रहे, h by 3 टाइम्स f of x नॉट प्लस 4 टाइम f of x1
प्लस एफ ऑफ एक्स टू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ये तीन नोड्स हैं, एक्स नॉट, x1 एंड x2। तो x0 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू हमारे पास 0.1, x1 की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। h है हमारे पास 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास दो सब इंटरवल बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.05। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर, दैट कम्स आउट टू बी 0.05। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा h/3 विच इज 0.05 डिवाइडेड बाई 3। f of x नॉट इज f of 0, f of x1 इज 0.05 और f of x2 जो है ये हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 0.05 डिवाइडेड बाई 3। f of 0 का मतलब है √1 प्लस 0, 4 टाइम √1 प्लस 0.05 एंड लास्ट है हमारे पास √1 प्लस 0.1। तो ये आप यहाँ से वैल्यू n2 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम n3 के लिए। n3 के केस में हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 0 to 0.1 √1 प्लस x dx, दैट इज इक्वल्स टू ये 0.1 है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला था 3/8 रूल, सो 3h डिवाइडेड बाई 8 f of x नॉट प्लस 3 टाइम f of x1 प्लस 3 टाइम f of x2 प्लस f of x3। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू में कैलकुलेट करनी है, तो डिस्क्रिटाइज करते हैं अपने डोमेन को x0, x1, x2 एंड x3। x0, x1, x2 एंड x3 और h की वैल्यू हमारे पास है 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप देखें तो 3 सब इंटरवल बन गए, तो डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.033। तो यहाँ पे x0 जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा, x3 जो है ये 0.1 हो जाएगा। तो 0 में आप h ऐड कर दें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.033 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.66। तो ये हमारे पास x0, x1, x2, x3 की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 into h/8 एंड h जो है वो हमारे पास 0.033 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स आपका फंक्शन है f at 0, 3 टाइम्स f at 0.033 प्लस 3 टाइम f at 0.066 एंड प्लस हमारे पास है f at 0.1। आप ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास आ जाएगा 3 into 0.033 divided by 8 times √1 plus 0 plus 3 times √1 plus 0.033 plus 3 times √1 plus 0.066 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा √1 plus 0.1। तो ये n3 के लिए क्वाड्रेचर फार्मूला आपने अप्लाई कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ पे n4 के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे n4 के लिए कर लें तो हमारे पास हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4 और n4 का हमारे पास जो फार्मूला है दैट विल बी इंटेग्रल 0 to 0.1 √1 plus x dx is equals to
2/45 रूल, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल 7 टाइम f of x नॉट f of x1 plus 12 टाइम f of x2 plus 32 times f of x3 plus 7 टाइम f of x4। तो हमें अपनी डोमेन को डिस्क्रिटाइज करना है x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो यहाँ पे x0 जो है वो 0 हो जाएगा, x5 0.1 हो जाएगा, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, आप देखें तो 1 2 3 sorry we have to only go till x4, तो 4 सब इंटरवल्स हमारे पास बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025। h की वैल्यू आ गई तो x1 बन जाएगा 0.025, ये बन जाएगा 0.05, ये बन जाएगा 0.75 एंड देन आपके पास x4 जो है वो आ जाएगा 0.1। तो आप अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट इज 2 into 0.025 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 45 टाइम्स 7 f of 0 plus 32 times f of 0.025, फिर हो जाएगा प्लस 12 टाइम f of 0.05 एंड फिर हो जाएगा 32 टाइम्स f of 0.075 एंड फिर आपके पास हो जाएगा प्लस 7 टाइम f of 0.1। तो आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 into 0.025 डिवाइडेड बाय 45, यहाँ पे 7 टाइम्स √1 plus 0 प्लस 32 टाइम्स √1 plus 0.025, 12 टाइम √1 plus 0.05 प्लस 32 टाइम √1 plus 0.075 एंड प्लस 7 टाइम √1 plus 0.1। तो ये आप अप्लाई करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ के न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर के जो फार्मूलाज हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बेटा आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।